वेलकम टू क्लास 2 ऑफ विजन इंडिया। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल आज, जो कि जीएसआई प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसका सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले हम लोग पहले से जान गए थे कुछ टर्म्स, जो कि हाइड्रोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ वाटर, इट एड्रेसेस द स्टडी of occurrences, distribution, movement and chemistry of all waters in the earth surface. Okay, हाइड्रोजियोलॉजी क्या होता है? इट इज द इंटररिलेशनशिप ऑफ जियोलॉजिक मटेरियल एंड प्रोसेसेस with the water. And again a confusing term, that is geohydrology. So if there is a term geo at the beginning, then you have to just imagine that the engineering processes of water that is occurring inside the earth surface. That means we can say that fluid mechanics how behaves inside the earth. Then groundwater hydrology is both descriptive and analytic science that is associated with the development and management of water resources, and also important part of hydrogeology. Then we have to just cover that how water is distributed. ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी का बात है कि वाटर को हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वाटर ऑलवेज डायनामिक कंडीशन में रहता है, आप लोग वाटर ऑलवेज फ्लो मोशन में रहता है, राइट। इधर से उधर फ्लो करता है। तो वो जो फ्लो होता है, वो फ्लो को एक साइकिल में अगर हम लोग देखते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। सो पहले तो हमको पता चलना चाहिए कि कितना वाटर हमारे अर्थ के सरफेस पे है। तो जितना भी अर्थ में है ना, तो 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर आपका अर्थ पे है, जो एरिया कवर कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ दैट, आप लोग को पता है कि लैंड कितना है, लैंड है आपका 70%, सॉरी वाटर है आपका 70%, बाकी 30% जो बचा वो आपका लैंड होता है, राइट। उसी 70% में आपका पानी रहता है, वो आपका सरफेस को कवर करता है ओशन के हिसाब से। अगर हम लोग टोटल वाटर को कंसिडर करेंगे तो ओशन में आपका 97.2% ऑफ वाटर रह जाएगा, जो कि सलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बच रहा है कितना, 97.2, 100 में से अगर उसको माइनस किया जाएगा, ऑलमोस्ट 2.8% ऑफ वाटर, 2.8 राइट, हाँ 2.8% ऑफ वाटर फ्रेश में रहता है, 97% ऑफ वाटर आपका सलाइन में रहता है। सो आउट ऑफ दैट 2.8% वाटर, इट इज एक्चुअली डिनोटिंग एग्जैक्ट अमाउंट। सो मैं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ दैट 2.8% ऑफ वाटर, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ध्यान रखिए कि जो आइस कैप है या फिर ग्लाशियर में रहता है, वो आपका 68% 68.7%। बाकी जो रिमेनिंग बचा 29.9%, वो आपका ग्राउंड वाटर के फॉर्मेशन में रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। फिर से बोलता हूं मैं, लैंड हमारा है 30%, बाकी 70% वाटर है अर्थ में। आउट ऑफ दैट 70% आपका सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर, वो 97.2% ओशन और सी में है। सो बाकी बचा 2.8% फ्रेश वाटर। उसी 2.8% फ्रेश वाटर से अगर हम लोग उसको आज 100% ले रहे हैं, तो वहां से 68.7% आपका ग्लाशियर, आइसिड्स इस तरह फॉर्म में रहता है, और 29.9% आपका रहता है फ्रेश ग्राउंड वाटर के हिसाब में, ठीक है। तो अगर ये जो परसेंटेज लिखा है, ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर है। जैसे कि सलाइन वाटर इन द ओशन है 97.2%,
आइस कैप में 2.1%, ग्राउंड वाटर में 0.61%, सरफेस वाटर में आपका 0.009%, सॉइल मॉइस्चर में 0.005%, 0.001% आपका एटमोस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ते क्यों नहीं, उसका स्कोप क्या है, मतलब आगे जाके हमको ये कहाँ कहाँ फील्ड में, कौन से फील्ड में हेल्प करेगा। ये तो आपका देखिए एक्सप्लोरेशन, असेसमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग वाटर, मतलब कहाँ कहाँ ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग खोज के निकालते हैं, असेसमेंट करते हैं उसका, डेवलपमेंट कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे उसको मतलब अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट, मतलब पॉल्यूशन ना हो जाए या फिर ज़्यादा एक्सेस हम लोग स्पेंड ना कर दें, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इट इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस, वी नो दैट, but if we continuously pollute that, then it is much more difficult to extract the easiest means the fresh water from the fresh usable drinkable water from the polluted water. So we have to manage that, right? Monitoring of groundwater resources and assessment and monitoring of its chemical quality is also a field, but where we are using it, field of environmental management, अगर कोई एनवायरमेंटल स्टडी किया जा रहा है वहाँ पे ग्राउंड वाटर को भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि पता चले कि कौन से जगह पे पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूटेड है। तो माइनिंग में हम लोग देखेंगे वाटर को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ओपन कास्ट या फिर अंडरग्राउंड माइन के ड्यूरिंग हम लोग को पानी जब भी हम लोग खोदते हैं मतलब सरफेस को, तो पानी मिलता है, वो पानी हम लोग यूज कर सकते हैं माइनिंग मेथड में। अंडरग्राउंड को भी हम लोग उसको, अगर पानी लीकेज हो रहा है अंडरग्राउंड, आपको ये केव खोल रहे हैं तो पानी लीकेज हो रहा है, तो वो जो पानी को कैसे चेक किया जा सकता है, सारे चीज़ को हम लोग असेसमेंट करते हैं बिफोर ए माइनिंग। ठीक, देन अगर माइनिंग में ज़्यादा एक्सीडेंटल डैमेज कहीं हो जाएगा, उसी के कारण हम लोग पहले पानी को पंप करके आउट करते हैं। तो स्कोप क्या है, हम लोग ये सब पानी का जो असेसमेंट करते हैं, पानी का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे कितना है, उसका ये सब एप्लीकेशन है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में यूज होता है, कहाँ कहाँ पॉल्यूशन है, तो हम लोग जाके वहाँ पे उसको साफ कर सकते हैं। फील्ड ऑफ माइनिंग करने से पहले हम लोग को एक्सीडेंटल डैमेज से बचने के लिए पंपिंग के जरूरत होता है, राइट। देन असेसमेंट ऑफ कंटामिनेशन, कहाँ कहाँ अगर आपको सोर्स पता है और यहाँ पे आपका कोई सिटी है, सोर्स पता है कहाँ से वाटर आता है, अगर इस सिटी के अंदर ये पानी बह रहा है, बहुत लोग डिपेंडेंट है इस पानी के ऊपर, राइट। सो जो भी पानी यहाँ से जा रहा है उसका ठीक से वो साफ सुथरा होकर आ रहा है या नहीं, उसको भी देखते हैं। और यहाँ से भी अगर वो जाके डंप हो रहा है कहीं पे दूसरा रिवर में, तो यहाँ पे भी कितना कचरा जा रहा है, तो इसीलिए कंटामिनेशन का सोर्स भी देखना पड़ता है कहाँ से। तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्राउंड वाटर को स्टडी करके जान सकते हैं। इन एनालिसिस ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप सभी को पता होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको जो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर को घटाने के लिए या फिर वाटर यूज होता है, राइट। टेम्परेचर को घटाने के लिए या फिर उसको क्या बोलते हैं जो स्लो डाउन करता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन कोलाइजन, क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली वो टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो न्यूट्रॉन जो ज़्यादा फास्ट में जाता है ना, उसका कॉलिजन को स्लो डाउन करता है, एक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो थर्मल हीट जनरेट होता है इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको भी कंट्रोल करता है, राइट। ऑल्सो इन कोल माइनिंग में आपको पता होगा कि कोल बेड मीथेन होता है एक चीज़ जो कि आग लगा देता है इन द कोल माइनिंग। एंड ऑल्सो देयर आर वेरियस अमाउंट ऑफ गैस लाइक मीथेन एंड ऑल्सो also the inflammatory gases that will create hazard if there will not be a supply of water also. And during well logging also we use water as वाटर को हम लोग कोई भी वेल लॉगिंग के कारण जो वेल है उसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो कटिंग्स वगैरह को ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है।
न्यूक्लियर क्लाउड प्लांट में भी पानी यूज हो रहा है, वो टर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। देन हाइड्रोलॉजी साइकिल, देखिए साइकिल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वाटर साइकिल में मूव कर रहा है, मतलब एक चक्राकार गति में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ओशन का वाटर इवेपोरेट करके आपका क्लाउड बनता है, वहाँ से कुछ प्रेसिपिटेट भी होता है। क्लाउड जाके जब क्लाउड वो ट्रैवल करता है ऑन द लैंड, देन कहीं पे भी अगर माउंटेन आएगा, माउंटेन से टकरा के वहाँ पे बारिश कर देगा, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, उसको लैंड प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। अगर वो ट्रैवल करते करते प्रेसिपिटेट कर रहा है लैंड पे, तो लैंड प्रेसिपिटेशन कर देता है। उसके बाद फिर से जो पानी आया वो तो आपका नदी में बहेगा, वहाँ से फिर से इवेपोरेशन होगा, और कुछ कुछ क्या हो जाएगा, प्लांट से ऑब्जर्व हो जाएगा, प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ वाटर्स ले जाएंगे, और बाकी जो बचेगा वो उसको ट्रांसपीरेशन मतलब बाहर को छोड़ देंगे, ठीक है, ट्रांसपायर कर देंगे बाहर से। तो आपका इवापो ट्रांसपीरेशन, उसको दोनों टर्म को मिला के बोलते हैं इवापो ट्रांसपीरेशन। तो बाकी सॉइल के जो मॉइस्चर भी होता है वो भी आपका इवेपोरेट होता है, और बाकी जो भी इन्फिल्ट्रेट करके अंदर चले जाता है वो क्या होता है, ऐसे ग्राउंड वाटर के वो आपका ग्राउंड वाटर के फॉर्म में फ्लो करता है। ये जो लिखा हुआ है ना 12.7 40 30 373, ये आपका डेज है, कितना डेज आपका वो इन दैट फॉर्म रहता है। जैसे कि ग्राउंड वाटर का सॉरी डेज या फिर ईयर ऐसा कुछ होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कोई स्लाइड अगर होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए यहाँ पे जो क्लाउड ट्रैवल कर रहा है वो आपका 40 डेज आपका ऊपर रहेगा। एटमॉस्फेयर में जो वाटर रहता है वो 12 दिन या 11 दिन में आपका फिर से रिसाइकल होता है। मतलब जो इसका लिखा हुआ है कि जो 40 14.12.7 ये सब आपका डेज है, इतना दिन तक ये उसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा है आपका एटमॉस्फेयर। जैसे कि सरफेस वाटर्स आर टिपिकली फ्रेश एंड न्यू रिसाइकल्स इन 9 to 16 डेज, ठीक है। ग्लोबल ग्राउंड वाटर्स रिसाइकल फ्रॉम डेज टू ईयर्स एंड फ्रॉम सेंचुरीज टू मिलेनिया डिपेंडिंग ऑन एक्यूफर लोकेशन टाइप। अगर लोकेशन आपका डेजर्ट एरिया में होगा तो वहाँ पे तो जो ग्राउंड वाटर होगा बहुत नीचे होगा, क्योंकि जो भी आपका सरफेस में रहेगा वो तो इवेपोरेशन होके ऊपर चला गया एरिड कंडीशन के कारण, तो वो जो ग्राउंड वाटर होगा बहुत नीचे होगा। तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है आपका वो कितने दिन में रिसाइकल करेगा। इवेपोरेशन होता है तो फिर से वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल के अंदर घुस रहा है। एवरेज टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ ग्राउंड वाटर इज 1400 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ कि 1400 ईयर्स, ठीक है। फॉसिल वाटर आपको मैं बोला था पहले क्लास में, कौन वाटर को फॉसिल वाटर बोलते हैं, वो आपका 30,000 ईयर्स, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉन रिन्यूएबल होता है, उसको फ्रैक्चर वगैरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रैप पे रह गया है, इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते इतने अच्छे तरीके से। तो क्या क्या प्रोसेस रहा है यहाँ पे, एक तो आपका रहेगा एवापोरेशन फ्रॉम ओशन, evaporation from ocean. Evaporated water is carried into the atmosphere. Water vapor moves through the atmosphere as a integral part of the phenomenon known as the weather, right? वेदर के वजह से वो वाटर क्या होता है, मूव करता है, इधर उधर मूव करता है। When the atmospheric conditions are suitable, water vapor condenses and again comes as a precipitation, or we can say it is rain. Then the droplets of water may fall on the deep sea, land. Again, the re-evaporation process carried out. Then comes what one is evaporation, then is precipitation. All I have discussed, right? Precipitation कैसे होता है? Precipitation that falls on the land, that enters into a path of a river, lake, and variety of tributaries. Then it comes to the ultimate level of erosion in the ocean, right? If the surface land is porous, some of the water is infiltrated. That means if the water precipitated goes into two types of process: infiltration and runoff, surface runoff, right?
देन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूट्स के द्वारा वाटर को खींच के ऊपर लेते हैं। कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, बाकी जो बच गया उसको जाइलम फ्लोएम के द्वारा वो ऊपर जाता है। जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है, फ्लोएम के द्वारा वो जाइलम की तरह नीचे आता है, सॉरी जाइलम की तरह ऊपर जाता है, फ्लोएम के द्वारा वो नीचे आता है। पानी जो होता है जो ट्रांसपायर करके ऊपर चले जाते हैं, एवापो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं बोथ को। ठीक है, आज हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरा जितना भी प्रोसेस है उसको अच्छी तरह समझाऊंगा। प्रेसिपिटेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हम लोग मेजर करते हैं उसको, एवापोरेशन को कैसे मेजर करते हैं, वो सब आप क्लास 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।